ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी सिफारती तौर पर पाकिस्तान क्या कर रहा है। भारत की जानिब से मैं डॉक्टर फैसल जो कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है बता रहे थे बरतानिया के कि भारत अभी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका है, बरतानिया है, रशिया, सऊदी अरब, यूएई, हर जगह से सिफारती मिशंस भी एक्टिव हैं। रिस्ट्रेंट का भी कहा जा रहा है, सब्र तहम्मुल की भी बात की जा रही है। मगर इफ्तिखार साहब, अगर भारत को देखा जाए वहाँ कोई ठहराव, कोई रोक नजर नहीं आ रही। वो कह भी रहे हैं कि अच्छा हमने ये कर लिया, मगर उसके बाद जो आज उन्होंने किया इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ समझ से बाहर है कि भारत किधर जाना चाह रहा है। हमारा जो हक है हमें उसमें तवानाई और मिल रही है कि हम दुरुस्त जगह पर खड़े हैं, जिसको सब सराह रहे हैं। भारत को समझ नहीं आई कि जो अखंड भारत का ख्वाब है या जो मोदी की जो सोच है वो 47 में टूट गया है। पाकिस्तान एक हकीकत के तौर पर मौजूद है, 25 करोड़ अवाम यहाँ बसते हैं। अखंड भारत का की बात करने वाली आरएसएस तो वहाँ मौजूद है ना, दे आर इन पावर। और उनको शायद ये भी इल्म है कि हमारे पास शाहीन 2 भी है, और मेरे ख्याल है उनके इल्म में ये भी है कि हमारे पास अबाबिल भी है, और उन दोनों को के बारे में बखूबी उनको इल्म होगा कि इनकी रेंज क्या है। और उनको ये भी पता है कि अगर वो हमारे हर जगह को दहशत की जगह कहते हैं, यहाँ पे दहशत गर्दी हुई, यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हुए, तो आरएसएस का जो दफ्तर है वो भी तो नक्शे पे कहीं मौजूद है ना, मध्य प्रदेश में, नागपुर में। और खुदा के लिए इस मामले को यहाँ तक मत बढ़ाओ। ये 2.25 अरब लोगों का मसला है, ये तुम्हारी ज़ाती ख्वाहिशात का मसला नहीं है। इसको तबाह मत करो। यहाँ पे गुर्बत है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। तुम उन गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हो शील्ड के तौर पे। जब ये मेरी पता लगा मुझे कि आप सिखों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपको अफसोस नहीं होता? क्या वो तुम्हारे वोटर्स नहीं हैं? क्या तुम्हारी वहाँ पे हुकूमत नहीं है? और अब तुम अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए उनको झोंकना चाहते हो। मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, हमारी किसी फ़र्द शख्स से कोई जंग नहीं है, लेकिन अगर हमारे पर हमला हुआ, जैसा हो रहा है आज हुआ, यानी 24 ड्रोन आपने एक दिन में चढ़ा दिए, 29 ड्रोन चढ़ा दिए। ये पटाखे नहीं हैं। अभी हम ज़रा इसको इजी लेना चाह रहे हैं, हम एक रेस्ट्रेंट रखना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते पूरा खिता ही आग में झुलस जाए। ठीक हो गया। तो बराए मेहरबानी इसका लिहाज करें, हम इसको हमारी कमजोरी मत समझें। दुरुस्त है ज़ैगम साहब, लिहाज, समझ या अकल ये तो दिखाई नहीं देती। वहां से जो गोदी मीडिया है ना, उनको वो वजूहात की बात करते हैं ना, रीजनिंग की बात करते हैं, बल्कि अवाम को मुश्तिल करते हैं। माजी की बात की जाए तो कदरे मुख्तलिफ पैटर्न था मीडिया के ऊपर भी या टीवी चैनल्स के ऊपर भी। अगर मुश्तिल हजूम था तो पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करती थी। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कुछ सब्र तहम्मुल और इंतहा पसंदी से एक डिस्टेंस क्रिएट करते थे। मगर पहलगाम हमले के बाद नजर आया कि कांग्रेस भी इस तरह बीजेपी के साथ खड़ी हो गई कि दोनों सियासी जमातों का फर्क खत्म हो गया। क्या जो 19 में बीजेपी ने अर्न किया इस अप्रोच के साथ, कांग्रेस भी उसी लाइन में जा रही है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के साथ रवैये का ताल्लुक है तो उसमें कांग्रेस का भी कोई रिकॉर्ड मुख्तलिफ नहीं है। उसने भी हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है, पाकिस्तान के अंदर बगावतों की मदद की है, और ये काम 1947-1948 से शुरू होता है। और पाकिस्तान की जो तकसीम हुई थी, जो मुक्ति बानी को सपोर्ट किया गया था, जो बनाया गया था, मदद की गई थी, आम किया गया था, पाकिस्तान को तोड़ा गया था, उस वक्त तो वो कांग्रेस ही थी। लेकिन कुछ फ़र्क था। कांग्रेस के रहनुमाओं से भी हम मिलते थे 20-30 साल पहले, जब वो लोग यहाँ आया करते थे। उनमें एक तहजीब आपको नज़र आती थी, एक रख रखाव नज़र आता था, कुछ न कुछ अमन की ख्वाहिश नज़र आती थी, कुछ रूल बेस्ड ऑर्डर जो है उसकी ख्वाहिश नज़र आती थी कि झगड़ा भी अगर चले तो वो किसी तहजीब के दायरे में चले। एक ख्वाहिश नज़र आती थी कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, पूरा खित्ता किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी की सियासत है और उसके जो रहनुमा है, जो डेमागॉग हैं, उनका तो वो अंदाज है जो तारीख़ी तौर पर फाशिस्ट जमातों का रहा है। वो तो उस तरीके से है जिस तरीके से हिटलर या मुसोलिनी था। और उनके जो आइडियोलॉग्स हैं, जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं, जो उनके बड़े बड़े हीरोज़ हैं, उन्होंने तो जो किताबें लिखी हैं और जो उन्होंने आइडियालॉजी बनाई है वो हिटलर और मुसोलिनी से मुतासिर होकर भी बनाई है। और अभी जो उनका बड़ा असर है, जहाँ से वो सीखते हैं, जो उनके गुरु हैं, वो इसराइली हैं। यानी ख़त्म करना किसी को, नस्ल कुशी की जो सियासत है, और वो जंग कर रहे हैं अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही अवाम के ख़िलाफ़। पाकिस्तान पे बात करते हैं 2 कौमी नज़रिए की, लेकिन 2 कौमी नज़रिया तो इस वक्त उन्होंने अपने अंदर बना रखा है। कि जो हिंदू नहीं है उनके साथ किस तरह सलूक होता है, गाय रक्षस वहाँ क्या कर रहे हैं,
मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और इसी तरह खित्ते को भी एक आग लगाने का जो उनका प्लान है, ये एक ऐसी मैडनेस है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो हमें अपने आप को भी महफूज रखना है, उनका जवाब भी देना है और दुनिया को भी बताना है कि देखो ये कितना बड़ा खतरा दुनिया के लिए इमर्ज कर रहा है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी सिफारती तौर पर पाकिस्तान क्या कर रहा है। भारत की जानिब से मैं डॉक्टर फैसल जो कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है बता रहे थे बरतानिया के कि भारत अभी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका है, बरतानिया है, रशिया, सऊदी अरब, यूएई, हर जगह से सिफारती मिशंस भी एक्टिव हैं। रिस्ट्रेंट का भी कहा जा रहा है, सब्र तहम्मुल की भी बात की जा रही है। मगर इफ्तिखार साहब, अगर भारत को देखा जाए वहाँ कोई ठहराव, कोई रोक नजर नहीं आ रही। वो कह भी रहे हैं कि अच्छा हमने ये कर लिया, मगर उसके बाद जो आज उन्होंने किया इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ समझ से बाहर है कि भारत किधर जाना चाह रहा है। हमारा जो हक है हमें उसमें तवानाई और मिल रही है कि हम दुरुस्त जगह पर खड़े हैं, जिसको सब सराह रहे हैं। भारत को समझ नहीं आई कि जो अखंड भारत का ख्वाब है, या जो मोदी की जो सोच है, वो 47 में टूट गया है। पाकिस्तान एक हकीकत के तौर पर मौजूद है, 25 करोड़ अवाम यहाँ बसते हैं। अखंड भारत का की बात करने वाली आरएसएस तो वहाँ मौजूद है ना, दे आर इन पावर। और उनको शायद ये भी इल्म है कि हमारे पास शाहीन 2 भी है, और मेरा ख्याल है उनके इल्म में ये भी है कि हमारे पास अबाबिल भी है। और उन दोनों को के बारे में बखूबी उनको इल्म होगा कि इनकी रेंज क्या है। और उनको ये भी पता है कि अगर वो हमारे हर जगह को दहशत की जगह कहते हैं, यहाँ पे दहशत गर्दी हुई, यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हुए, तो आरएसएस का जो दफ्तर है वो भी तो नक्शे पे कहीं मौजूद है ना, मध्य प्रदेश में, नागपुर में। और ख़ुदा के लिए इस मामले को यहाँ तक मत बढ़ाओ। ये 2.25 अरब लोगों का मसला है, ये तुम्हारी ज़ाती ख्वाहिशात का मसला नहीं है। इसको तबाह मत करो। यहाँ पे गुर्बत है, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हमें इकट्ठे होकर लड़ना है। तुम उन गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हो शील्ड के तौर पे। जब ये मेरी पता लगा मुझे कि आप सिखों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपको अफसोस नहीं होता? क्या वो तुम्हारे वोटर्स नहीं हैं? क्या तुम्हारी वहाँ पे हुकूमत नहीं है? और अब तुम अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए उनको झोंकना चाहते हो। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, हमारी किसी फ़र्द शख्स से कोई जंग नहीं है, लेकिन अगर हमारे पर हमला हुआ, जैसा हो रहा है आज हुआ, यानी 24 ड्रोन आपने एक दिन में चढ़ा दिए, 29 ड्रोन चढ़ा दिए। ये पटाखे नहीं हैं। अभी हम ज़रा इसको ईजी लेना चाह रहे हैं, हम एक रेस्ट्रेंट रखना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते पूरा खिता ही आग में झुलस जाए। तो बराए मेहरबानी इसका लिहाज करें, हम इसको हमारी कमजोरी मत समझें। दुरुस्त है ज़ैगम साहब, लिहाज, समझ या अकल ये तो दिखाई नहीं देती। वहां से जो गोदी मीडिया है ना, उनको वो वजूहात की बात करते हैं, ना रीजनिंग की बात करते हैं, बल्कि अवाम को मुश्तिल करते हैं। माजी की बात की जाए तो कदर मुख्तलिफ पैटर्न था, मीडिया के ऊपर भी या टीवी चैनल्स के ऊपर भी अगर मुश्तिल हजूम था तो पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करती थी। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कुछ सब्र तहम्मुल और इंतहा पसंदी से एक डिस्टेंस क्रिएट करते थे। मगर पहलगाम हमले के बाद नजर आया कि कांग्रेस भी इस तरह बीजेपी के साथ खड़ी हो गई कि दोनों सियासी जमातों का फर्क खत्म हो गया। क्या जो 19 में बीजेपी ने अर्न किया इस अप्रोच के साथ, कांग्रेस भी उसी लाइन में जा रही है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के साथ रवैये का ताल्लुक है तो उसमें कांग्रेस का भी कोई रिकॉर्ड मुख्तलिफ नहीं है। उसने भी हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है, पाकिस्तान के अंदर बगावतों की मदद की है, और ये काम 1947-1948 से शुरू होता है। और पाकिस्तान की जो तकसीम हुई थी, जो मुक्ति बानी को सपोर्ट किया गया था, जो बनाया गया था, मदद की गई थी, आम किया गया था, पाकिस्तान को तोड़ा गया था, उस वक्त तो वो कांग्रेस ही थी। लेकिन कुछ फ़र्क था। कांग्रेस के रहनुमाओं से भी हम मिलते थे 20-30 साल पहले, जब वो लोग यहाँ आया करते थे। उनमें एक तहजीब आपको नज़र आती थी, एक रख रखाव नज़र आता था, कुछ न कुछ अमन की ख्वाहिश नज़र आती थी, कुछ रूल बेस्ड ऑर्डर जो है उसकी ख्वाहिश नज़र आती थी कि झगड़ा भी अगर चले तो वो किसी तहजीब के दायरे में चले। एक ख्वाहिश नज़र आती थी कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, पूरा खित्ता किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी की सियासत है और उसके जो रहनुमा है, जो डेमागॉग हैं, उनका तो वो अंदाज है जो तारीख़ी तौर पर फाशिस्ट जमातों का रहा है। वो तो उस तरीके से है जिस तरीके से हिटलर या मुसोलिनी था। और उनके जो आइडियोलॉग्स हैं, जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं, जो उनके बड़े बड़े हीरोज़ हैं, उन्होंने तो जो किताबें लिखी हैं और जो उन्होंने आइडियालॉजी बनाई है, वो हिटलर और मुसोलिनी से मुतासिर होकर भी बनाई है। और अभी जो उनका बड़ा असर है, जहाँ से वो सीखते हैं, जो उनके गुरु हैं, वो इसराइली हैं।
یعنی ختم کرنا کسی کو، نسل کشی کی جو سیاست ہے، اور وہ جنگ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی عوام کے خلاف۔ پاکستان پہ بات کرتے ہیں دو قومی نظریے کی، لیکن دو قومی نظریہ تو اس وقت انہوں نے اپنے اندر بنا رکھا ہے کہ جو ہندو نہیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح سلوک ہوتا ہے، گائے رکشش وہاں کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح خطے کو بھی ایک آگ لگانے کا جو ان کا پلان ہے، یہ ایک ایسی میڈنس ہے جو پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، ان کا جواب بھی دینا ہے، اور دنیا کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا خطرہ دنیا کے لیے ایمرج کر رہا ہے۔ درست ہو گیا جی، ایک بریک